If the refracting index of glass is 3/2 and that of water is 4/3, then the critical angle for glass water media is. In this question it is given the refracting index of glass is 3/2, refracting index of water is 4/3. So you have to find out the critical angle with respect to glass and water medium. So what will be the glass and water medium is, it is mu of glass or mu of water, that is 3/2 by 4/3 equal 9/8. Okay, now we have to find a critical angle. We know critical angle, let the critical angle is C. So C equals sin inverse 1 by mu. ठीक है, फिर sin inverse 1 9/8, that is sin inverse 8/9. So option B is the correct answer. critical angle कितना है, sin inverse 8/9. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया, इजी था। भैया ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body start from race slide down a curved track which is 1/4 of a circular radius 5 meter. The speed of the body at the bottom of the track is, so you have to find the speed of the body at the bottom of the track. So here in this question it is given a body start race on a curved track. ये curved track पे यहाँ पे जा रहा है जिसका 1/4 टाइम ऑफ द सर्कल का रेडियस, मतलब ये जो कर्व ट्रैक है वो 1/4 टाइम्स है सर्कल के रेडियस का, इसका रेडियस 5 मीटर दिया है, दैट इज रेडियस इक्वल 5 मीटर इज गिवन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वेव। ये बॉडी का स्पीड निकालना है जब ये ग्राउंड पे रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो क्या बोलता है, यू आई प्लस के आई प्लस यू एफ प्लस के एफ, दैट इज यू इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। पोटेंशियल इनिशियल तो ज़ीरो है, काइनेटिक में कुछ सॉरी काइनेटिक इनिशियल ज़ीरो होगा, पोटेंशियल इनिशियल होगा mgr। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल कुछ नहीं होगा, ये ज़ीरो होगा। बॉल हाफ काइनेटिक क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक वेलोसिटी आएगा। अभी हमको ये वेलोसिटी निकालना है, तो क्या होगा एम वी एफ स्क्वायर इक्वल mgr 2, तो भी होगा √2 एम सॉरी √2 GR। ठीक है, तो भी आ गया √2 GR। अभी इस पर पुट कीजिए 2 × 10 × R कितना दिया हुआ है 5, डेट इज 100 हो गया। 100 का कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? हमने एनर्जी कंजर्व कर दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg आ रहा है, करंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आएगा, क्योंकि नीचे हमें एक वेलोसिटी आएगा। तो उससे हमें कैलकुलेट किया तो √g आ रहा है, वहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो लास्ट में जो आंसर आया वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड ऑफ द बॉडी एट द बॉटम इज 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The moment of inertia of a slab about a perpendicular axis passing through its center is m a square plus b square divided by 12. The value of the radius of gyration k is. This question it is given the moment of inertia of a slab about a perpendicular axis passing through its, जो moment of inertia दिया हुआ है, it is I is given as m m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अभी हम लोग को रेडियस ऑफ गाइडेशन निकालना भी पता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गाइडेशन का रिलेशन होता है आई इक्वल एम के स्क्वायर। क्या है, ये रेडियस ऑफ गाइडेशन है। अभी देखिए रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। एम के स्क्वायर एम कट हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। क्या होगा रेडियस ऑफ गाइडेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ, इसको हम लिख सकते हैं √12, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ 2√3। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ गया, इजी है। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गाइडेशन का रिलेशन पता है, उसी से हम निकाल लिया। लास्ट में जो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ डिवाइडेड बाई 2√3। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A coil of 50 turns and 10 centimeter diameter has a resistance of 10 ohm. What must be the potential difference across the coil so as to nullify the earth magnetic field A is equal 0.214 at the center of the coil? It is given a coil of 50 turns and 10 centimeter diameter. ये coil है, मान लीजिए इसका diameter 10 cm मतलब radius 5 cm, इसका resistance दिया हुआ है 10 ohm. What must be the potential difference across the coil? तो यहाँ पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसको नलीफाई करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, जो ए से वो दिया हुआ है 0.314. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में तो कितना होगा 0.314 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. ठीक है, ये हमको इस पता है ए इज इक्वल म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस पाई आर. ठीक है, यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं म्यू नॉट ट्वाइस पाई आर इज म्यू नॉट एन. हम जब कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे लास्ट में आएगा 0.05 एम्पेयर. ठीक है, तो ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा V इक्वल आई आर. आई कितना है 0.05 तो आर कितना है 10 ओम, डेट इज 0.5 वोल्ट. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया, इजी है. इसे करता हूँ एज दिया था. इस हमको पूछा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नलीफाई करने के लिए कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा. तो हम लोग को एज दिया हुआ था, एज का हमने रिलेशन है वहाँ से आई निकाल लिया और V इक्वल आई है 2.5 वोल्ट आ गया लास्ट में पोटेंशियल डिफरेंस. सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A magnetic flux through a coil of resistance 6.5 ohm placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field varies with time t as phi equal t square plus 5t plus 2 milliweber. What will be induced current in the coil at t equal 10 seconds? You have to find out the induced current. तो हम लोग को रेजिस्टेंस दिया था और फ्लक्स दिया था, हम लोग को निकालने के लिए इंड्यूस करंट बोला है. इसके लिए हमें EMF निकाल दिया d∅dt कर दिया 60 प्लस 5 EMF 10 t इक्वल 10 सेकंड पे से तो 65 है इंटू 10 टू -3, इसलिए कि हम लोग को मिली वेबर में दिया हुआ था, हम लोग को वोल्ट में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने 6 इंटू 10 टू -3 किया. ये हम लोग को इंड्यूस करंट चाहिए तो करंट क्या होगा V इक्वल आई इक्वल टू V बाई आर. ठीक है, ये कितना है 65 इंटू 10 टू द पावर -3. ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6.5. तो हम लोग करेंगे लास्ट में आएगा कितना 0.01 एम्पेयर. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है. आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया, इजी था, मैंने पहले ही कर दिया था. ये लास्ट में आ गया 0.01 एम्पेयर. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A vibrating tuning fork produces 5 beats per second with a vibrating sonometer wire of length 20 cm. If the length of the wire is increased to 21 cm, number of beats per second remains the same. The frequency of tuning fork is. Here, a vibrating tuning fork produces 5 beats per second and a vibrating sonometer of length 20 cm. अभी देखिए हम लोग को जो कॉन्सेप्ट पता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फोर्क हमने मान लिया n. अभी देखिए फॉर सोनोमीटर वह कितना होगा लेंथ 20 सेंटीमीटर के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा n-5, इसको हम लोग मान लेते हैं n1. ठीक है, ये लेंथ जब 21 सेंटीमीटर हुआ इसका कोई भी बीट तो होगा, सॉरी ये होगा n+5, ये होगा n-5, ये होगा n2 लेंथ 21 सेंटीमीटर के लिए. अभी हम लोग को पता है कि n इंटू एल इक्वल कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज कॉन्स्टेंट. सो हम लोग लिख सकते हैं n1 L1 इक्वल n2 L2. ठीक है, अभी n1 कितना है यहाँ पे n+5, लेंथ 1 कितना है 20, n2 कितना है n-5, लेंथ कितना है 21. लास्ट में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे जो एन का वैल्यू है वो आएगा 205 वाट. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा. यहाँ पे याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट होता है
कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये 5 यहाँ पे जो है तो कांस्टेंट है सोनोमीटर का बीट पर सेकेंड। और देखिए एन जो होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हमने कैसे किया, तो प्लस में जो आया 205 हर्ट्ज आया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफाइंड विद द पॉइंट एक्स एंड वाई। सो देखिए यहाँ पे हम लोग को इस एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी देखिए ये दोनों सीरीज में कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे करंट विद कैपेसिटेंस इक्वल लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अभी देखिए यहाँ पे हम अगर जीरो माने तो यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, तो यहाँ पे 5 5 5। फिर इस वाई को निकालने के लिए हम यहाँ इसका निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर से। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वी वाई इक्वल 4/9 इंटू 5, यहाँ का निकाल लिया मतलब वाई का भी आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 20/9, ठीक है। अभी एक्स का निकालेंगे, इस पहले इस पॉइंट का निकालेंगे तो एक्स का भी निकलेगा क्योंकि ये जीरो है यहाँ पे, तो डायरेक्ट एक्स का भी निकालेगा। तो अभी देखिए कैसे होगा, वी एक्स का होगा 2/5 इंटू 5 इक्वल टू, ठीक है। आया समझ में कैसे किया, 2/5 इंटू 5 ये आ गया वी एक्स और ये आ गया वी वाई। हमने पोटेंशियल डिवाइडर के रूल से ये निकाल लिया है। अभी हम लोग को भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन से ये वी एक्स एंड वाई, तो वी एक्स माइनस वी वाई कितना होगा 20/9 माइनस 2 डेट इज 0.22 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। तो ये आप सबको समझ में आएगा कैसे क्या, इजी था। अभी आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two metal ball of radius 0.05 meter and 0.04 meter have the same ratio of the surface charge densities। तो यहाँ पे हम लोग को रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है, हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है मतलब एक स्फीयर होगा, स्फीयर का जो सरफेस डेंसिटी वो क्या होता है Q/4πr²। तो ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं σ1/σ2 इक्वल R2/R1 होल स्क्वायर, ठीक है। R2 कितना है 0.04, R1 कितना है 0.05 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लास्ट में कितना आएगा 16/25। सो ऑप्शन ए विल बी है करेक्ट आंसर। इजी था, हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन पता है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्ट निकाल लिया और लास्ट में आ गया 16/25। तो थैंक यू। सो थैंक यू गाइस। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।